बदतमीजी कर रहे भंवरे चमन में फूल के अंगार बनने का समय अब आ गया है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। मैं बात करूंगा कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की, जहां पर डॉक्टर के साथ में, एक जूनियर डॉक्टर के साथ न केवल रेप हुआ था और उससे भी ज्यादा नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर बाद में कलकत्ता पुलिस के द्वारा उस पूरे मामले को दबा दिया गया था। उससे करीब 20 दिन पहले कोलकाता में एक और बड़ी घटना हुई थी जिसको पुलिस पूरी तरीके से दबाने में कामयाब हो गई थी। और वो घटना थी एक आईएएस ऑफिसर जो कि कलकत्ता से बाहर पोस्टेड थे, उनकी पत्नी के साथ उनके घर में बंदूक की नोक पर 2 दिन लगातार बलात्कार किया गया। और उसके बाद जब वो आईएएस की पत्नी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गई। उस मामले में आईएएस की पत्नी की जो मेडिकल जांच थी वो भी 35 दिन बाद हुई। यानी कि जब वो पूरे देश में कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर हंगामा हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद उस महिला की जांच होती है। फिर लोअर कोर्ट में जो अपराधी होते हैं, जो आरोपी होता है, उन सभी को जमानत दे दी जाती है। इसके बाद वो महिला हाई कोर्ट पहुंचती है और हाई कोर्ट में जाकर ये मामला उठता है, तब लोगों की नजर में ये मामला आता है। ये हालत उस वेस्ट बंगाल की है जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है और वो दावा करती है कि बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए। यहाँ लेकिन दोनों मामलों में एक बड़ी कॉमन बात है कि जब उस महिला के साथ 14 और 15 जुलाई की रात को बलात्कार हो रहा था, जब उस महिला ने लेक थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की और जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो दर्दनाक घटना हुई और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने उस पूरे मामले पर सवाल उठाए थे पुलिस की कार्रवाई पर, तब दोनों ही स्थिति में कलकत्ता पुलिस का जो कमिश्नर था वो वही विनीत गोयल था जो कि डॉक्टर्स के जिद पर अड़ने के बाद ममता बनर्जी ने हटाया था। यानी जिस तरीके से कलकत्ता पुलिस का रवैया पिछले 4-5 सालों में देखने को आ रहा है कि वो बलात्कार की पीड़ित महिलाओं का साथ न देकर अपराधियों का साथ देती है, उन्हें बचाने की कोशिश करती है, मामले की लीपापोती करती है और सबूतों को मिटाने का काम करती है। इस आईएएस की पत्नी के बारे में भी यही बात सामने आई है। जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की तो जस्टिस भारद्वाज की पीठ ने, जो राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने, इस बात पर पुलिस को काफी फटकारा और उस अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया जिसने इस पूरे मामले में हील हवाला किया था। और ये सवाल भी उठाया गया कि जब एक महिला का बलात्कार का मामला था तो इसके लिए किसी महिला अधिकारी को नियुक्त क्यों नहीं किया गया था। अब इस मामले में एसीपी रैंक की एक महिला अधिकारी को जांच सौंप दी गई है और पुलिस पर कड़े सवाल उठाए गए हैं। आपको याद होगा कि संदेश खाली में टीएमसी का एक नेता शाहजहां शेख लगातार कई सालों तक सैकड़ों महिलाओं का उत्पीड़न करता रहा, बलात्कार करता रहा, उनके शोषण करता रहा। उसके बावजूद पूरे देश में मामला उठा, भारतीय जनता पार्टी ने जोर जोर से मामला उठाया, तमाम बातें हुई, तब भी जो ममता बनर्जी थी वहां यही कहती रही कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है, ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से मिलकर हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में भी ऐसा हुआ। लेकिन अब जब हाई कोर्ट के जज राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने इस पूरे मामले में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने और लापरवाही करने की बात कही है और अपराधियों की जमानत को भी खारिज कर दिया है जो उन्होंने लोअर कोर्ट से ली थी, अब ये स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है उस पर न तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट का कोई असर पड़ा है, न पूरे देश के प्रोटेस्ट का कोई असर पड़ा है। हाई कोर्ट में जरूर उसको खिंचाई की जा रही थी, लेकिन जब से हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो लिया गया तो ममता बनर्जी की सरकार को राहत मिल गई। और अब भी ममता बनर्जी जिस निर्लज्जता के साथ इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई है कि एक दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ है। यानी जो जूनियर डॉक्टर्स कह रहे थे कि हमें सुरक्षा की अभी भी भरोसा नहीं है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है। उनका ये कहना है कि अगर इस मामले में अगर इस मामले में कड़े कदम नहीं उठाए गए, हमसे जो वायदे किए गए हैं वो मांगे पूरी नहीं की गई तो हम दोबारा से भी हड़ताल कर सकते हैं। अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर्स ने इमरजेंसी
सेवाएं बहाल कर दी थी और दूसरे कामों में भी वो लग गए थे। हड़ताल लगभग अब नाम मात्र की रह गई थी, लेकिन चूंकि स्थितियां ऐसी बन रही है और पूरे बंगाल का जो बलात्कार को लेकर सोच बन गई है ममता बनर्जी सरकार की, वो बेहद शर्मनाक है। उसकी स्थिति 90 के दशक में जब लालू का राज हुआ करता था बिहार में, उस जैसी हो गई है। ऐसी घटना हुई थी 90 के दशक में लालू के जमाने में। एक IAS अधिकारी की पत्नी जो कि हेमलता यादव नाम की, जो हाउसिंग बोर्ड की अध्यक्ष थी और लालू की सरकार में मंत्री थी, उसके घर के पास उनका घर था। उस हेमलता यादव ने अपने बेटे को बलात्कार कराया चंपा विश्वास नाम की IAS की पत्नी के साथ में। उस न केवल उनकी पत्नी के साथ में ऐसा हुआ, उनकी माँ के साथ में यानी उनकी IAS की सास के साथ में और 2 नौकरानियों का भी बलात्कार हुआ और कई सालों तक इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश होती रही। बाद में इस मामले को तत्कालीन विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने उठाया था, तब ये पूरे देश को पता चला था। लेकिन लालू यादव और उनकी पूरी पार्टी इस पूरे मामले को दबाने की जिस तरीके से निर्लज्जता दिखाई थी, उसके बाद पूरे देश में इसकी आलोचना हुई थी और बाद में भी उन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मृत्युंजय यादव को जरूर सजा हुई, लेकिन उसकी मां बच के निकल गई। जबकि घटना के दौरान जब वो महिला चंपा विश्वास अपने घर में बुलाया था हेमलता विश्वास ने और अपने बेटे के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था बाहर से उस महिला को अंदर बुलाकर, यानी उस बलात्कार कांड में लालू यादव की वो मंत्री भी शामिल थी। उसी तरीके की घटना ये बंगाल में हुई है। अगर ये आरजी कर का मामला नहीं उठा होता तो ये मामला भी अब देश की नजर में नहीं आया होता। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल में अगर इतने बड़े अधिकारी की पत्नी भी सुरक्षित नहीं है, अपराधी बलात्कारी गन पॉइंट पर लेकर उसके साथ बलात्कार कर सकते हैं, घटनाएं कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो निर्लज्जता पुलिस ने दिखाई, खासकर विनीत गोयल नाम के कमिश्नर के बरदहस्त होने की वजह से जिस जांच अधिकारी ने जांच को दबाने का काम किया, सबूतों को मिटाने का काम किया, महिला के जो वस्त्र थे, बाकी जो सबूत थे 24 घंटे बाद वहां से उठाए गए, यानी पूरी तरीके से मामले पर लिपापोती करने की कोशिश की। और वही सब हुआ था आरजीकर मेडिकल स्टूडेंट के साथ भी। जब उनके माता पिता वहां पहुंचे थे 3-4 घंटे बाद उनको बुलाया गया था। बाद में 11:30 बजे रात को FIR दर्ज की गई थी, यानी घटना होने के कम से कम 17 से 18 घंटे बाद। जबकि अब जो जानकारियां निकल के आई हैं, जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, उसको सुबह के 5 बजे ही पता चल गया था कि ऐसी कोई घटना हुई है। तो पुलिस ने जो लिपापोती की है उसकी वजह से केस काफी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन CBI की इसमें चुस्ती हुई और CBI ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में न केवल वो अपराधी लिप्त है बल्कि संदीप घोष का भी पूरा हाथ है। उसने सबूतों को मिटाया है। ये क्यों मिटाया है, इसकी जांच अभी चल रही है। साथ ही साथ जो थाना इंचार्ज था, SHO था, अभिजीत मंडल, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता की जो पुलिस है, अभी उसका कमिश्नर बदल दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी अपराधियों के साथ खड़ी हुई है और खासकर महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसे मामले हैं, उसमें तो कम से कम ममता बनर्जी को शर्म करनी चाहिए थी कि वो एक महिला है, हालांकि उनके बच्चे नहीं है, लेकिन अगर उनके बच्चे रहे होते तो उनकी बेटी या पोती की उम्र भी उस बिटिया के बराबर होती है। दूसरी महिलाएं जिनके साथ ये सब गलत काम हो रहा है उसके प्रति इतनी असंवेदनशीलता ममता बनर्जी की। और साथ में जो इंडी गठबंधन के दूसरे दल है वो भी इस पूरे मामले पर अपना मुंह सिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जरूर बंगाल में बोल रही है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसकी पत्नी के मामले के बाहर आने के बाद ये पार्टियां क्या कहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये इतनी शर्मनाक है कि अब तो सभी महिलाओं को, खासकर वेस्ट बंगाल की महिलाओं को, तो कम से कम IPC का सेक्शन 100 और नए कानून का भी वो सेक्शन पढ़ लेना चाहिए जिसमें आत्मरक्षा की बात की गई है। और उस आत्मरक्षा के तहत अगर किसी महिला, किसी बेटी, किसी बहन के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कानून उन्हें अधिकार देता है, झांसी की रानी जैसा अपना शौर्य दिखाना पड़ेगा, रानी पद्मिनी जैसा शौर्य दिखाना पड़ेगा। और अगर कोई उनके साथ इस तरीके की नीच हरकत करता है तो उन्हें अपनी आत्मरक्षा में उनकी जान लेने का भी अधिकार है। जय हिंद।